हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आईडी लर्निंग एकेडमी में। अंजू, आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारी हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला चल रही है उसमें हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आधुनिक काल। आधुनिक काल अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसे अक्सर कर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और काफ़ी क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण टॉपिक आते हैं जिसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग, छायावाद उत्तर युग, नई कविता, ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये किसके अंतर्गत आते हैं? आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं। अगर हम इसकी बात करें आधुनिक काल के अंतर्गत, हमने अब तक आपको भारतेंदु युग और द्विवेदी युग कंप्लीट थ्योरी और महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर आपको करा दिए हैं। जो हमारा इसमें टॉपिक चल रहा है आधुनिक काल के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है छायावाद युग। छायावाद युग अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम छायावाद का भाग 2 करने वाले। इससे पहले हमने आपको एक क्लास इसकी करा दी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसे भी जरूर देख लीजिएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन सही होने की संभावना बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, जो कंटेंट रह गया था आज हम कंप्लीट थ्योरी छायावाद युग की करने वाले हैं और इतनी जो हमने बारीक से बारीक महत्वपूर्ण जो पॉइंट थे वे आज के क्लास में लिए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने भाई बहन अपने फ्रेंड्स में। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। आधुनिक काल के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक है छायावाद। तो अगर हम छायावाद युग का समय माने तो फ्रेंड्स, छायावाद का जो समय माना जाता है वो 1918 से 1936 का छायावाद का समय माना जाता है। कुछ विद्वान इसका समय 1920 से 1938 भी इसका समय मानते हैं। क्यों मानते हैं? अगर हम द्विवेदी युग की बात करें तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने द्विवेदी युग में। अगर हम सरस्वती पत्रिका की बात करें, सरस्वती पत्रिका अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट पत्रिका रही है द्विवेदी युग की, जिसका संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कब से कब तक किया है? 1903 से 1920 तक क्या किया है? सरस्वती पत्रिका का संपादक क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसलिए कुछ विद्वान छायावाद का जो समय मानते हैं वो 1920 से 1938 मानते हैं। लेकिन अगर सर्वमान्य मत की बात करें तो इसका समय माना जाता है 1918 से 1936 ही इसका समय माना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं हमने पिछली क्लास में आपको इसमें क्या क्या आपको करा दिया था और आगे हम इसमें क्या महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं। तो अगर हम देखें, हमने छायावाद का अर्थ आपको छायावाद का अर्थ हमने बता दिया था कि छायावाद का अर्थ की बात करें, अगर छायावाद की बात करें तो छायावाद अपने नाम की वजह से नहीं वरन अपनी विशेषताओं की वजह से क्या था? जाना जाता है। जिस काव्य में प्रेम, प्रकृति, मानव सौंदर्य का सूक्ष्म रहस्य परक अभिव्यंजन परक वर्णन काव्य की जिस लाक्षणिक व प्रतीकात्मक शैली में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? छायावाद कहा जाता है। लेकिन अगर हम छायावाद की बात करें, कुछ विद्वानों ने इसे रहस्यवाद भी कहा है और इसमें कैसी आपको शैली देखने को मिली? लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शैली आपको देखने को मिली। अगर हम नेक्स्ट देखें तो छायावाद का हमने इसमें सर्वप्रथम नाम किसके द्वारा, छायावाद का नाम सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था ये भी हमने आपको करा दिया था। तो अगर हम सर्वप्रथम छायावाद नाम की बात करें तो सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे के द्वारा, मुकुटधर पांडे के द्वारा इसका नाम सर्वप्रथम दिया गया था। इनके निबंध में इन्होंने निबंध लिखा था हिंदी में छायावाद। तो इसमें सर्वप्रथम छायावाद का नाम दिया गया हिंदी में छायावाद इनका निबंध था। इसमें इन्होंने सर्वप्रथम छायावाद का नाम का प्रयोग किया था। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है कि सर्वप्रथम जो नाम दिया है छायावाद का वो मुकुटधर पांडे ने दिया था और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अगर हम वहीं देखें, छायावाद का जो प्रारंभ माना जाता है, यहाँ से भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो जो इसका आरंभ माना जाता है, छायावाद का जो आरंभ माना जाता है वो किससे माना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना इन्होंने लिखी थी 1918 में इनकी रचना थी झरना इनकी रचना थी। इससे क्या माना जाता है? छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। अगर हम छायावाद के अंत की बात करें, इसका अंत कब से माना जाता है? तो अगर हम देखें, सुमित्रानंदन पंत की जो रचना थी, इन्होंने 1936 में एक रचना लिखी थी युगांत से क्या माना जाता है? छायावाद का अंत माना जाता है। तो आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। फ्रेंड्स, आपको आज की क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलेगा। अगर आप नोट कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके जो दिमाग में जो कंटेंट रहने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए आप नोट कर लिया कीजिए ताकि आपको एग्जाम में आप भूल ना पाओ। तो चलिए, अगर हम देखें छायावाद का नामकरण, तो छायावाद का नामकरण भी हमने आपको करा दिया था। अलग अलग विद्वानों ने इसका अलग अलग नामकरण किया है। अगर मुकुटधर पांडे की बात करें तो मुकुटधर पांडे ने इसे छायावाद कहा है। गणपति चंद्र गुप्त ने, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्होंने क्या कहा है? स्वच्छंदतावाद कहा है। और बच्चन सिंह की बात करें, डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसे क्या कहा है? स्वच्छंदतावाद कहा है। तो आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। तो छायावाद का नेक्स्ट जो पॉइंट था हमने कराया था छायावाद के प्रवर्तक। अगर हम छायावाद के प्रवर्तक की बात करें, अलग अलग विद्वान इसे अलग अलग इसके प्रवर्तक मानते हैं। लेकिन अगर सर्वमान्य मत
की बात करें तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। अगर हम छायावाद की परिभाषा की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है, हमने छायावाद की परिभाषाएं आपको करा दी थी। अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी है। अगर हम डॉक्टर नगेंद्र की बात करें, डॉक्टर नगेंद्र ने इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। वहीं अगर हम प्रसाद की बात करें, जयशंकर प्रसाद ने इसे कांति के समान माना है, यानी कि पानी के अंदर जो मोती है उसकी तरलता की जो कांति है उसके समान क्या माना है, जयशंकर प्रसाद ने छायावाद का अर्थ माना है, परिभाषाएं दी है। अगर हम वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे व्यंग्यार्थ प्रधान शैली कहा है। वहीं डॉक्टर बच्चन सिंह की बात करें, इन्होंने स्वच्छंदतावाद कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छायावाद को अन्योक्ति पद्धति कहा है और रामचंद्र शुक्ल ने इसे शैली व चित्रीय मधुचर्या व चित्र भाषा शैली इसकी परिभाषा दी है। तो आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। वहीं अगर हम इनकी प्रवृत्ति की बात है, नेक्स्ट पॉइंट है, हमने इसकी प्रवृत्तियां भी आपको करा दी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है छायावाद के वृहत्तरयी कवि। अगर हम छायावाद के वृहत्तरयी कवियों की बात करें तो नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद के 3 वृहत्तरयी कवि माने हैं। कौन कौन से माने हैं? प्रसाद, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रसाद, पंत और निराला। तो किसने माना है वृहत्तरयी कवियों में? किस तीन बड़े कवियों में किसे रखा है? नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद, पंत और निराला को। इन्होंने महादेवी वर्मा को इसमें नहीं रखा। अगर हम लघुत्रयी कवियों की बात करें, लघुत्रयी में आप 3 वर्मा के नाम से भी इसे याद कर सकते हैं। 3 वर्मा के नाम से इसमें कौन कौन है? महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। आप इसे भी नोट कर सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है छायावाद के प्रमुख स्तंभ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है छायावाद के प्रमुख स्तंभ भी हमने आपको करा दिए थे। तो अगर हम छायावाद के प्रमुख स्तंभों की बात करें, 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं छायावाद के। किसके द्वारा? डॉक्टर कृष्णदेव झारी। डॉक्टर कृष्णदेव झारी के अनुसार जो माने जाते हैं छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, उसमें कौन कौन माने जाते हैं? 4 प्रमुख स्तंभ में जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा को, इन चारों कवियों को क्या माना जाता है? छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ माने जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें, हमने छायावाद के प्रमुख लेखक और रचनाएं आपको करा दी थी। तो हमने ये टॉपिक आपको करा दिए थे। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा और आपका रिवाइज भी हो गया होगा। तो इसलिए अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं, अगर हम छायावाद की बात करें तो छायावाद को आगे चलकर 2 मुख्य काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आज का टॉपिक रहने वाला है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर हम छायावादी युगीन काव्य धारा की बात करें, इसे 2 भागों में आगे जाके क्या किया जा सकता है? वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है प्रणय मूलक विचारधारा, जिसे हालावाद भी कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है हालावाद। यहाँ से क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। और राष्ट्रीय चेतना की प्रधान काव्य धारा, जिसे छायावाद की उत्तरोत्तर सीमा भी कहा गया है। तो आप ये भी नोट करते ही चलेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो कंटेंट हम लेकर आए, उसका मेन उद्देश्य यही है कि इनके अंतर्गत, दोनों काव्य धाराओं के अंतर्गत मोस्ट इंपोर्टेंट जो कवि है वे आते हैं, जिसमें से आपको हरिवंश राय बच्चन जी, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये सभी महत्वपूर्ण जो आते हैं आपका इसमें आ जाते हैं। तो इसलिए हम आज का टॉपिक लेकर आए, क्योंकि अगर आज का टॉपिक हम नहीं लेकर आते तो आपके जो महत्वपूर्ण जो लेखक है वे आपके छूट जाते। तो मैं नहीं चाहती कि आपका एक भी पॉइंट यहाँ से आपका छूट जाए और आपका क्वेश्चन गलत हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स में, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं प्रणय मूलक विचारधारा, जिसे हालावाद भी कहा गया है। अगर हम हालावाद की बात करें तो हालावाद के जो मुख्य हालावाद की जो विचारधारा रही है, विचारधारा जिसे प्रणय मूलक विचारधारा कहा गया है, इसे हालावाद का जो समय रहा है वो 1933 से 1936 का रहा है। यानी कि अगर हम देखें तो जो छायावाद का और प्रगतिवाद के जो बीच का समय रहा है वो हालावाद का रहा है। अगर हम हालावाद की बात करें, हालावाद में आपको कैसे रचनाएं देखने को मिली, कैसी जो कवि रहे हैं उनके जो कृतियाँ रही है, उसमें आपको प्रेम भावना आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिली। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम इसके हालावाद नेक्स्ट देखें, अगर हम यहाँ से महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अगर हालावाद की बात करें, हालावाद में हाला जो शब्द है उसका अर्थ क्या लगाया गया है? व्यवस्था का प्रतीक कहा गया है। जो व्यवस्था विरोध के प्रतीक के रूप में सामने आई है, इसे क्या कहा गया है? व्यवस्था का प्रतीक। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि हालावाद में हाला शब्द को क्या कहा गया है? व्यवस्था का प्रतीक कहा गया है। अगर हम देखें, मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जब रोमांस समाज की समस्त मान्यताओं में अवधारणाओं को विच्छेद करता हुआ चरम स्थिति में पहुंच जाता है और उन्मुक्त रूप से सुरा सुंदरी और यौवन के गीत गाने
लग जाता है तो हलावाद कहलाता है। यानी कि जिस प्रकार से किसी का प्रेम अपनी चरम सीमाओं पर पहुंच जाता है और जो भी अवधारणा है उनका विच्छेद करता हुआ अपनी चरम स्थिति में पहुंच जाता है, और यानी कि किसी की नहीं सुनता, तो ऐसे में क्या कहा गया है, ऐसा अर्थ किसका लगाया गया है, हलावाद का लगाया गया है। यानी कि इसमें कहा गया है कि उन्मुक्त रूप से सुरा सुंदरी और यौवन के गीत गाने लग जाता है, उसे क्या कहा गया है, हलावाद कहा गया है। आप यहाँ से लगा सकते हैं। अगर हम देखें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हलावाद के प्रवर्तक, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, आप जितने स्टार लगाने चाहो लगा सकते हैं। तो हलावाद के प्रवर्तक की बात करें, हरिवंश राय बच्चन को हलावाद का प्रवर्तक माना जाता है। अगर हम देखें नेक्स्ट परिभाषा की बात करें तो गणपति चंद्र गुप्त ने इसे व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य कहा है। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। अगर हम डॉक्टर नगेंद्र की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्होंने व्यक्तिवादी की गीति कविता कहा है। इन्होंने कहा है कि हालावादी कृतियों का मूल जो स्वर रहा है वो प्रेम रहा है। यानी कि आपको कैसी काव्य धारा देखने को मिली, यानी कि जो कृतियां देखने को मिली हालावाद में, वो उनका प्रेम मूल जो स्वर रहा है वो क्या रहा है, प्रेम रहा है। यानी कि उद्देश्य क्या रहा है, उनकी कविताओं में प्रेम रहा है। अगर हालावाद में देखें तो फारसी साहित्य का प्रभाव आपको स्पष्ट रूप से हालावाद में देखा जा सकता है। किस यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि हालावाद पर किस साहित्य का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, तो फारसी साहित्य का आपको प्रभाव स्पष्ट रूप से हलावाद पर देखा जा सकता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाते हैं पॉइंट, आप नोट करते हुए चलेगा। अगर हम हलावाद की बात करें, अब देख लेते हैं हलावाद के प्रमुख कवि। तो हलावाद के जो मोस्ट इंपोर्टेंट कवि है वे है हरिवंश राय बच्चन जी। अगर हम हरिवंश राय बच्चन की बात करें, इनका जन्म 1907 में प्रयाग में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु 2003 में इनकी मृत्यु हुई। और हलावाद में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है हरिवंश राय बच्चन ने। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, और यहाँ से कितनी बार एग्जाम में इनकी रचनाओं से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर हम देखें, इन्हें मूलतः आत्मानुभूति का कवि भी माना जाता है और ये छही रोमांस के कवि भी कहे जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हालावाद में छही रोमांस के कवि किन्हें कहा जाता है, तो हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 1942 से 1952 तक ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्या रहे, अंग्रेजी के प्रोफेसर भी रहे। और यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है कि 1952 से 1954 तक इनके द्वारा अंग्रेजी कवि ईट्स पर लिखा गया शोध प्रबंध कैम्ब्रिज काफी क्या था, प्रशंसनीय रहा। और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, अभी भी नोट करते ही चलेगा। इन्होंने लगभग 105 से अधिक विभिन्न आकाशवाणी कार्यक्रमों में भाग लिया। और ये क्या 1955 में विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। और 1966 में क्या रहे, राज्यसभा में क्या हुए, मनोनीत हुए। और 1968 में 2 चट्टानें रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया 1968 में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि हरिवंश राय बच्चन को 1968 में किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो 2 चट्टानों के लिए इन्हें क्या दिया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। वहीं मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाते हैं, ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन इनका, कि 1992 में हिंदी का प्रथम, इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि हिंदी का जो प्रथम सरस्वती सम्मान से पुरस्कृत कौन हुए थे, तो हरिवंश राय बच्चन को 1992 में हिंदी का प्रथम सरस्वती सम्मान से इन्हें क्या गया, पुरस्कृत भी किया गया। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। हिंदी साहित्य में प्रबंध शिरोमणि के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और बच्चन जी पर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चन जी पर किसका प्रभाव अधिक था, तो उमर खैयाबी की रुबाइयों का इन पर क्या था, सर्वाधिक प्रभाव था। इनकी प्रसिद्धि का जो आधार रहा है वो मधुशाला है, जिसे हलावाद ग्रंथ भी कहा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है कि इनकी जो हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्धि का आधार कौन सी रचना रही है, तो मधुशाला से क्या मिला इन्हें प्रसिद्धि, इनकी प्रसिद्धि का आधार रही है मधुशाला रचना, जिसे हलावाद का धर्म ग्रंथ भी कहा गया है। अगर हम देखें मधुशाला का जो अंग्रेजी में वाइन ऑफ हाउस नाम से मोर्जरी बोल्टन व रामस्वरूप व्यास के द्वारा क्या किया गया, इसका अनुवाद भी किया गया। अब नोट करते हुए चलेगा। अगर इनकी रचनाओं की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी रचनाएं एग्जाम में पूछी जाती है। हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो इनका जो संपूर्ण साहित्य रहा है वो बच्चन ग्रंथावली नाम से 10 खंडों में क्या है, विभाजित है। वहीं अगर हम देखें तो बच्चन के काव्य विकास को अलग अलग श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। यानी कि जो इनका काव्य विकास था उसे अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें इनके मधु काव्य, विषाद काव्य देखने को मिल जाते हैं, प्रणय काव्य और राजनीतिक सामाजिक काव्य भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यानी कि जो अब जो आगे जो कवि आएंगे वे सभी कवि
यानी किसी न किसी आंदोलन से जुड़े हुए आएंगे। और यानी कि उस समय क्या चल रही थी, क्रांतिकारी चल रही थी उस समय, ब्रिटिश शासन से क्या चल रहा था, आज़ादी का दौर चल रहा था। वहाँ पर कितने आंदोलनकारी हुए, जितनी ये लेखक हुए उन्होंने भी उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आपको ऐसे कवि यहाँ पर देखने को मिले, कितनी बार ये जेल भी गए। यानी कि जो कवि अब जब हम पढ़ाने वाले हैं आज की वीडियो में, वे सभी कवि किसी न किसी आंदोलन से जुड़े हुए थे और कितनी बार ये जेल भी गए। तो अभी आपको ऐसी रचनाएं यहाँ पर देखने को मिलेगी, ऐसे कवि आपको आगे देखने को मिलेंगे, तो आप ये भी देख सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर इनकी जो रचना रही है, मधुशाला 1935, मधुबाला 1936 में इसकी रचना की, मधुकलश 1937 में इसकी इन्होंने रचना की, निशान निमंत्रण 1938 में इसकी रचना की, एकांत संगीत 1939, आकुल अंतर 1943, सतरंगिणी 1945, बंगाल का अकाल 1946, सूते की माला मोस्ट इंपोर्टेंट है, सूते की माला भी इनकी 1948, मिलन यामिनी 1950, प्रणय पत्रिका 1955, धार के इधर उधर 1957, बुद्ध और नाचगर 1958, त्रिभंगिमा 1961, चार खेमे 64 खूंटे इनकी पूछी गई एग्जाम में, चार खेमे 64 खूंटे 1962, दो चट्टाने मोस्ट इंपोर्टेंट है 1965, नागर गीता 1966, बहुत दिन बीते 1967, कटती प्रतिमाओं की आवाज 1938। अगर हम देखें इनकी आत्मकथा को 4 भागों में क्या किया गया है, प्रकाशित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर आप वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा सकते हैं क्योंकि इनकी आत्मकथा यहाँ से पूछी गई है। नीड का निर्माण फिर से, मोस्ट इंपोर्टेंट है इनकी नीड का निर्माण फिर से। बसेरे से दूर, क्या भूलूं क्या याद करूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या भूलूं क्या याद करूं, कितनी बार इनकी एग्जामों में पूछी गई है। अगर हम इनकी देखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है, नीड का निर्माण फिर से, क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वारा से सोपान तक, ये क्या है, इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या रही है, आत्मकथा रही है। अगर हम नेक्स्ट देखें इनकी डायरी की बात करें तो प्रवासी की डायरी इनकी जो इन्होंने लिखा है तो 1971 में इन्होंने इसे क्या लेगा, इसकी रचना की, प्रवासी की डायरी की। आप ये भी नोट करते ही चलेगा। चलिए अब देख लेते हैं जो हमारे सेकंड कवि रहे हैं लेखक हलावाद के, वे रहे भगवती चरण वर्मा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम क्वेश्चन पूछता है। भगवती चरण वर्मा भी अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट लेखक रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, हम आपके लिए इतनी मेहनत से कंटेंट लेकर आते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सके। तो इसलिए वीडियो को आप भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी वो मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा जो सेकंड है भगवती चरण वर्मा। अगर हम इनके जन्म की बात करें, 1930 में ग्राम सफीपुर उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, इनका जन्म हुआ और 1981 में इनकी क्या हुई, मृत्यु हो गई। इस कवि की चर्चा राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा में विशेष रूप से की जाती है। यानी कि जो अगर हम देखें भगवती चरण वर्मा की जो चर्चा की जाती है तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के विशेष रूप में की जाती है। मैंने कहा तो आपको, अगर हम कहें तो आने वाले कवियों की बात करें तो उस समय क्या चल रहे थे, आंदोलन चल रहे थे, जगह जगह क्रांतिकारी ज़्यादा से ज़्यादा आंदोलनों में हिस्सा ले रहे थे, उनमें ये कवि भी आते हैं। इन्होंने क्या अपनी रचनाओं में, यानी कि जो अंग्रेज सरकार थी उस पर व्यंग्य करते हुए इन्होंने रचनाएं लिखी। ये क्या अपने कविताओं के माध्यम से अंग्रेजी सरकार पर क्या करते थे, व्यंग्य किया करते थे। तो और इन्हें जितने भी कवि हुए हैं आगे आने वाले, वे क्या हुए, किसी न किसी उसमें जेल भी कितनी बार गए और उन्होंने क्रांतिकारी रचनाएं भी आपको इनकी देखने को मिल जाएंगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें, जो भगवती चरण वर्मा है, इनकी जो चर्चा की जाती है वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के विशेष रूप में की जाती है। अगर हम देखें, मस्ती, आवेग और अहम इनकी कविता का क्या रहा है, केंद्र बिंदु माना जाता है। ये फक्कड़पन के कवि के रूप में विख्यात माने जाते हैं और कुछ आलोचक इनको नियतिवादी कवि भी मानते हैं। इनकी सभी कविताएं प्रताप पत्र में क्या है, प्रकाशित है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनकी सभी कविताएं किसमें प्रकाशित है, प्रताप पत्र में क्या हुई, इनकी प्रकाशित हुई। अगर हम इनके कविता संग्रह की बात करें, मधुकण जिसकी रचना इन्होंने 1932 में की, प्रेम संगीत 1937, मानव 1940, सविनीय और नाराज कविता ये क्या 1984 में, एक दिन और रंगों में मोह। अगर हम देखें इनके उपन्यास, भूले बिसरे चित्र मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1961 में इसकी रचना की और इस पर इन्हें 1961 में क्या दिया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है यहाँ से, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इस पर दिया गया है। चित्रलेखा
चित्रलेखा की बात करें, इनके प्रसिद्ध उपन्यास रहा है 1934 में इसकी रचना की। आपको क्वेश्चन बताना है, अगर आपने पिछली वीडियो ध्यान से देखी है तो आपको बताना है चित्राधार। चित्राधार किसकी रचना रही है। यहाँ पर आप ये क्या है, चित्रलेखा है, लेकिन आपको चित्रधार के बारे में बताना है ये किसकी रचना रही है। अगर आपने पिछली वीडियो ध्यान से देखी हो तो ये हमने आपको कराया हुआ है, तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है। अगर हम देखें चित्रलेखा 1934 में, इनकी प्रसिद्धि का आधार और इसमें क्या क्या है, पाप पुण्य की समस्या को उजागर किया गया है। किसमें, चित्रधार में। अगर हम नेक्स्ट देखें, रामेश्वर शुक्ल अंचल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट कवि रहे हैं और इनका जो समय रहा है 1915 से 1996 का इनका समय रहा है। और राष्ट्रीय चेतना के चर्चित कवियों में रामेश्वर शुक्ल अंचल का नाम विशेष उल्लेखनीय आता है। अगर हम इनकी बात करें, इनकी जो पहली कविता थी 1935 ईस्वी में, ये क्या थी, माधुरी पत्र में क्या हुई थी, प्रकाशित भी हुई थी। यहाँ पे भी नोट करते हुए चलेगा। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, अगर देखें तो रामेश्वर शुक्ल अंचल को क्या कहा जाता है, मानसलवाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि मानसलवाद के प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है, तो रामेश्वर शुक्ल अंचल को क्या माना जाता है, मानसलवाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। अगर हम इनकी सामाजिक यथार्थवादी रचनाओं में देखें तो रोमानी संवेदना की प्रधानता आपको देखने को मिलेगी। मूलतः प्रेम और रोमांस के कवि ये माने जाते हैं और नारी सौंदर्य का चित्रण इन्होंने रसिकतापूर्ण दृष्टि से किया, यानी कि नारी के ये प्रेम और रोमांस के कवि माने जाते हैं और इन्होंने क्या किया, नारी के सौंदर्य का चित्रण भी बड़ी रसिकतापूर्ण दृष्टि से किया है अपनी कविताओं में। अगर हम इनकी बात करें, जिसमें उपभोग की लालसा स्पष्ट रूप से मुखर है, आप ये भी देख सकते हैं। अगर देखें इनकी कविता संग्रह, इनकी कविता संग्रह में मधुलिका 1938, अपराजिता मोस्ट इंपोर्टेंट है, अपराजिता कितनी बार पूछी गई है, अपराजिता। नेक्स्ट है इनकी रचना करील 1942 में इसकी रचना की, किरण बेला 1941, लाल चुनर मोस्ट इंपोर्टेंट 1944, वरसांत के बादल 1954, विराम चिन्ह 1957, नई इमारत चढ़ती धूप मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी रचनाएं रही है। अगर हम इनकी बात करें, किरण बेला व लाल चुनर इनके क्या कहते, प्रगतिशील गीतों का कहती संग्रह थी। या भी नोट करते हुए चलेगा। नेक्स्ट जो लेखक है हमारे वे नरेंद्र शर्मा, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नरेंद्र शर्मा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इनका जो समय रहा है 1913 से 1989 इनका समय रहा है। ये मुख्य रूप से हालावादी कवि है और लेकिन इनके जो काव्य में छायावाद और प्रकृतिवाद दोनों के गुण समाहित थे। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसे कौन से, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपको ऐसे दे देगा 4 ऑप्शन और पूछ लेगा आपके कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कवि है जिसके काव्य में छायावाद और प्रगतिवाद दोनों के गुण समाहित थे, तो वहां पर आंसर आएगा आपका नरेंद्र शर्मा। आप ये भी देख सकते हैं इनके काव्य में क्या देखने को मिला आपको, छायावाद और प्रगतिवाद के दोनों के गुण इसमें समाहित थे। अगर हम इनके देखें, नरेंद्र की कविता में युगहीन परिवेश के प्रभाव से क्रमिक विकास मिलता है। रचनाओं की बात करें, यहाँ पर इनकी रचना है सूल फूल 1934, ये कर्णफूल इनकी रचना 1936, प्रभात फेरी 1938, प्रवासी के गीत 1938। अगर देखें प्रवासी की डायरी किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की है, ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। लेकिन प्रवासी के गीत किसकी है, यह नरेंद्र शर्मा की। नेक्स्ट है हंसमाला 1946, कामिनी 1942, अग्निशस्त्र 1951, +1 मोस्ट इंपोर्टेंट है, +1 कितनी बार पूछी गई है, 1939, रक्तचंदन मोस्ट इंपोर्टेंट है 1949, मिट्टी और फूल द्रौपदी इनका जो खंड काव्य है वो भी आप देख सकते हैं, प्यासा निर्जर इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट है हमारे शंभुनाथ सिंह, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से। शंभुनाथ सिंह, इनका जन्म 1917 में हुआ और मृत्यु 1991 में इनकी मृत्यु हुई। अगर हम देखें तो इनकी जो रचनाएं हैं इसमें रूप रश्मि, छायालोक, दिवालोक, समय की शिला पर, दर्द जहां नीला है, मनवंतर मोस्ट इंपोर्टेंट है, उद्यानचल, ये इनकी क्या है, इनकी रचनाएं। नेक्स्ट है गोपाल सिंह नेपाली। अगर हम इनके जन्म की बात करें 1913 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु 1963 में इनकी मृत्यु हुई। रचनाओं की बात करें, पंछी 1934, पंचमी 1942, उमंग 1934, रागिनी 1935, रिमझिम, नवीन, आंचल, कल्पना, हमारी राष्ट्रवाणी, ये क्या है, इनकी रचनाएं। नेक्स्ट है RC प्रसाद सिंह, मोस्ट इंपोर्टेंट कवि रहे हैं ये भी RC प्रसाद सिंह। तो इनका जन्म 1911 में हुआ और मृत्यु 1996 में इनकी मृत्यु हुई। इन पर छायावाद के प्रसाद, यानी कि अगर हम इनकी बात करें, इन पर किन किन कवियों का प्रभाव पड़ा, छायावाद में प्रसाद का, निराला और पंत, इन तीनों कवियों का। ये अगर हम इनकी बात करें, वृहत्त्रयी के क्या माने जाते हैं, ये 3 कवि माने जाते हैं। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा, कौन कौन माने जाते हैं, प्रसाद, पंत और निराला। अगर हम इनकी बात करें, इन पर किन का प्रभाव पड़ा, प्रसाद, निराला और पंत का।
इन कवियों का विशेष प्रभाव पड़ा और राष्ट्रीय चेतना के चर्चित कवियों में ये क्या थे, आरसी प्रसाद सिंह का नाम विशेष उल्लेखनीय माना जाता है। अभी भी नोट करते हुए चलेगा। अगर हम इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, संचयिता 1942, कलापी 1938, नई दिशा 1944, जीवन और यौवन 1944, प्रेम गीत 1954 और पांच जन्य इनकी 1945। अब ये भी नोट करते हुए चलेगा। तो ये तो थे हालावाद के कवि। अब देखने वाले हैं जो छायावाद की जो अन्य काव्य धारा रही है। नेक्स्ट अगर हम इनकी बात करें, राष्ट्रीय संस्कृति काव्य धारा के प्रमुख कवि। अगर हम राष्ट्रीय संस्कृति के काव्य धारा के कवियों की बात करें तो आगे जो हम ये कवि रहे हैं, महत्वपूर्ण कवि रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से, और इन्होंने किसी न किसी आंदोलन में भाग लिया था। जैसे असहयोग आंदोलन हुआ, इसमें इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो भी कवि आने वाले इनकी रचनाओं में आपको राष्ट्रीयता की भावना आपको देखने को मिलेगी। देश प्रेम से ओतप्रोत रचनाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जो भी ये कवि हुए ये कितनी बार तो जेल में भी गए हैं, और इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से जो अंग्रेजी सरकार थी उस पर क्या किया था, व्यंग्य किया करते थे अपनी रचनाओं के माध्यम से। तो ऐसे कवि कहाँ पर देखने को मिले आपको, राष्ट्रीय संस्कृत काव्य धारा के प्रमुख कवि आपको देखने को मिलेंगे। जिसमें आपको महत्वपूर्ण की बात करें, सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये प्रमुख कवि रहे हैं राष्ट्रीय संस्कृत काव्य धारा के। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आपको हमारा कंटेंट, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिए। अगर हम देखें राष्ट्रीय संस्कृत काव्य धारा के जो प्रमुख कवि रहे हैं, इसके बारे में पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम देखें छायावाद युग के जिन कवियों में देश प्रेम, स्वतंत्र भावना, राष्ट्रीयता की भावना अभिव्यक्त प्रमुख रूप से हुई है, उन्हें क्या किया गया है, उन्हें राष्ट्रीय चेतना प्रधान काव्य धारा के कवि कहा गया है और राष्ट्रीय संस्कृति कविता के नाम से इन्हें क्या जाना जाता है। अगर हम हालावाद की बात करें तो हालावाद में क्या था, हालावाद के जो कवि रहे उनका जो उद्देश्य रहा है उनकी कविताओं को, वो प्रेम रहा है। उन्होंने क्या माना है, प्रेम माना है। लेकिन जो राष्ट्रीय संस्कृति काव्य धारा के जो कवि रहे उनका जो मेन उद्देश्य था उनकी रचनाओं को, वे देश प्रेम से ओतप्रोत रचनाएं उनकी देखने को मिली, यानी कि राष्ट्रीयता की भावना उनकी रचनाओं में आपको देखने को मिली। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर हम देखें इस काव्य धारा के प्रमुख कवियों में सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि मुख्य रूप से कवि आते हैं। तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है कि छायावाद के अंतर्गत यहाँ से पूछ लेता है कि छायावाद के अंतर्गत हालावाद का कवि कौन है या राष्ट्रीय संस्कृत काव्य धारा का कवि कौन है। ऐसे भी आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है कि छायावाद के अंतर्गत। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अपना क्वेश्चन सही कर पाओगे, वरना तो आपका क्वेश्चन गलत ही होने वाला है। तो इसलिए आप ध्यान से देखते चलिएगा। आज की क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है आज का कंटेंट। और अगली जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें हम क्या कराएंगे, जो छायावाद से रहने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर हम आपको कराने वाले हैं। तो जो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। अगर जब हम अगली क्लास लेकर आएंगे उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखते हुए चलेगा और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा करे आपको अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना की जो काव्य धारा रही है उसके कवि देख लेते हैं। तो इसमें हम सियाराम शरण गुप्त, हमारा जो पहले कवि है सियाराम शरण गुप्त, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और इनका जन्म 1895 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। झांसी जिले के चिरगांव में वैश्य परिवार में इनका जन्म हुआ और इनका निधन 1963 ईस्वी में क्या हुआ, इनका निधन हुआ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी जो विचारधारा थी वो गांधी जी से बहुत प्रभावित थी। मैंने आपको जैसे कहा है कि ये क्या थे, ये किसी न किसी आंदोलन से जुड़े हुए थे। जो आने वाले कवि हैं राष्ट्रीय चेतना के जो कवि रहे हैं वे किसी न किसी क्या थे, आंदोलन से जुड़े हुए थे और कितनी बार ये जेल भी गए हैं। अगर हम इनकी काव्यधारा की बात, इनकी विचारधारा की बात करें तो ये क्या थे, गांधी जी से बहुत प्रभावित थे और इनको क्या कहा जाता है, आधुनिक युग का बाबू भी इन्हें कहा जाता है। क्योंकि ये क्या थे, गांधी जी से बड़े प्रभावित थे, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, आधुनिक युग का बाबू भी कहा जाता है। अगर इनकी शैली की बात करें तो छायावादी एवं विचारधारा में गांधीवादी माने जाते हैं। यानी कि अगर हम शैली की बात करें तो छायावादी में गांधीवादी क्या माने जाते हैं, विचारधारा के कवि कौन माने जाते हैं, सियाराम शरण गुप्त माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से बन जाता है कि माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा कविता का जो अनुसरण करते हुए किसने फूल की चाह कविता लिखी। तो किसके द्वारा लिखी, यहाँ से क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं आप। तो किसने लगाया, सियाराम शरण गुप्त द्वारा। यानी कि इन्होंने माखनलाल जो चतुर्वेदी की जो रचना हुई है पुष्प की अभिलाषा, उसका अनुसरण किया इन्होंने और क्या लिखा है इन्होंने, फूल की चाह।
कविता इन्होंने लिखी है, ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। अगर हम देखें ये क्या थे, सच्चे देशभक्त कवि है और इनके काव्य में करुणा, सत्य, अहिंसा पर विश्वास बल इनका देखने को मिला इनकी रचनाओं में। इनका जो काव्य अनुभूति आस्था का इनका काव्य रहा है और युद्ध और संघर्ष के इस युग में भी ये प्रेम, करुणा, सद्भाव, शांति का ही संदेश देते थे। ये विनोबा भावे से भी क्या थे, प्रभावित थे। यानी कि जो इनकी रचनाएं हुई उसमें आपको इन्होंने जो संदेश दिया है, जो भी इन्होंने व्यंग्य किया है वो प्रेम और करुणा से किया है, इनके सद्भावना और शांति का ही इन्होंने अपनी रचनाओं में संदेश भी दिया है। अभी भी नोट करते चलेगा और ये कहते हैं सच्चे देशभक्त कवि माने जाते हैं, अब नोट करते चलेगा। अगर हम आगे देखें इनकी रचनाओं के बारे में, इनकी जो रचना है मोस्ट इम्पोर्टेंट है मौर्य विजय, 1914 में इसकी रचना की। और इस रचना में सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के ऐतिहासिक द्वंद्व को राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत करके प्रस्तुत किया गया है। किसमें, मौर्य विजय में। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस रचना में सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के ऐतिहासिक द्वंद्व को राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत करके प्रस्तुत किया गया है, तो किसमें किया गया है, मौर्य विजय में। आद्रा 1958 में 1928 में क्या की इसकी रचना की। अनाथ 1921 में इसकी रचना की। और ये क्या थी, काल्पनिक कथा थी, यानी कि काल्पनिक कथा के आधार पर ग्रामीण जीवन का चित्रण एवं जमींदारों के अत्याचार व पुलिस की क्रूरता का इन्होंने क्या किया, पर्दाफाश किया। किसमें, अनाथ में। यहाँ से क्वेश्चन आपके देखने को मिल जाते हैं आपके एग्जाम में। विषाद 1929, दुर्वाधल 1929, आत्मोत्सर्ग मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह रचना गणेश शंकर विद्यार्थी के को आधार बनाकर लिखी गई है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा एग्जामिनर, अगर आपको ज़्यादा ही डीप में क्वेश्चन पूछ ले तो आपको ऐसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी रचना है जिस रचना में गणेश शंकर विद्यार्थी को आधार बनाकर लिखी गई है। तो ऐसी कौन सी रचना है, आत्मोत्सर्ग रचना है, जिसकी रचना इन्होंने 1933 में की। पाथे 1934, मृण्मयी 1936। नेक्स्ट देखिए बापू 1938, उन्मुक्त मोस्ट इंपोर्टेंट है इनकी। इसमें क्या है, यह रचना युद्ध की समस्या पर आधारित है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी रचना है जिसमें युद्ध की समस्या पर आधारित है, तो क्या है, उन्मुक्त। दैनिकी 1945, नोआखाली 1946, नकुल मोस्ट इंपोर्टेंट है, नकुल पूछी गई एग्जाम में, जिसमें पांडवों में उपेक्षित पात्र नकुल को नवीन रूप में प्रस्तुत किया गया। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। गोपिका 1949, जय हिंद 1938। अब देख लेते हैं इनके उपन्यास। अगर हम इनके उपन्यास की बात करें, गोद 1932, नारी 1937, अंतिमा कांसा 1934 आदि इनकी क्या रही रचना। निबंध संग्रह की बात करें, झूठ सच मोस्ट इंपोर्टेंट रहा है, 1939 में इसकी रचना की, जो भावात्मक, विचारात्मक तथा संस्मरणात्मक निबंधों का क्या रहा है, संग्रह किया गया है। कहानी संग्रह की बात करें, मानुषी, जिसका इन्होंने 1930 से 1933 तक लिखी गई कहानियां हैं मानुषी। अनुवाद की बात करें, गीता संवाद, अनुवाद क्या है 1946 से, और गीता का समश्लोक अनुवाद इन्होंने किया है। आप ये नोट करते हुए चलेगा। नाटक की बात करें, पुराण पर्व, जिसकी रचना इन्होंने 1932 में की। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट जो कवि रहे हैं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के जो कवि रहे हैं, राष्ट्रीय मोस्ट इंपोर्टेंट कवि रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आप यहाँ से लगा सकते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी से कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के जो कवि माने गए हैं माखनलाल चतुर्वेदी, इनका जन्म 4 अप्रैल 1989 ईस्वी को बाबई ग्राम, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। अगर हम इनकी बात करें, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ और 30 जनवरी 1968 को इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। तो आप ये भी नोट करते चलिएगा। अगर हम इनकी बात करें, इनका जो परिवार था वो क्या था, वो राधा वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था। यानी कि क्या था, राधा वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी था माखनलाल चतुर्वेदी का परिवार। अगर हम इनके पिता की बात करें, नंदलाल इनके पिता का नाम था, जो गाँव में ही क्या थे, अध्यापक पद पर कार्यरत थे, यानी कि क्या थे, अध्यापक थे। अगर हम उपनाम की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम क्या था, तो एक भारतीय आत्मा इन्हें कहा गया है। ये भी आप नोट करते चलेगा। अगर हम नेक्स्ट देखें तो इन्हें क्या कहा गया है, युवावस्था में इन पर सैयद अली मीर, स्वामी राम तीरथ एवं पंडित माधव राव सप्रे, इन तीनों महापुरुषों का क्या था, विशेष प्रभाव पड़ा। यानी किन किन का पड़ा, सैयद अली मीर, स्वामी राम तीरथ एवं पंडित माधव राव सप्रे, इन तीनों महापुरुषों का क्या था, इन पर विशेष प्रभाव पड़ा। अगर इनके राजनीतिक गुरु की बात करें तो माधवराव सप्रे इनके क्या माने जाते हैं, इनके क्या माने जाते हैं, राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। अगर हम इनकी बात करें, इन्होंने क्रांतिकारी सदस्य के रूप में भी क्या किया है, अपना राजनीतिक जीवन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने शुरू किया था। और कहते हैं
गांधी जी के कहते संपर्क में भी आए थे और उन्होंने सत्याग्रह, अहिंसा क्या किया था आदि में क्या की थी, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका भी इन्होंने निभाई है। आप ये भी ध्यान रखते हुए चलेगा। और इन्हें क्या दिया गया था, पद्म भूषण भी दिया गया था। अभी भी नोट करते हुए चलेगा। अगर हम इनकी बात करें, इनकी कविताओं का जो मुख्य स्वर रहा है वो देश प्रेम, त्याग, बलिदान, कर्तव्य, समर्पण की भावना से ओतप्रोत इनकी क्या रही, इनकी रचनाएं रही। यानी कि अगर हम इनकी कविताओं का जो आधार था वो क्या था, मुख्य रूप से क्या था, देशभक्त से ओतप्रोत इनकी रचनाएं थी। त्याग, बलिदान, कर्तव्य, समर्पण की भावना इनकी रचनाओं में आपको देखने को मिली। और ये इन्हें क्या कहा जाता, दादा के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। आप ये भी ध्यान रखते चले, माखनलाल चतुर्वेदी जी को। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि दादा के नाम से किसे जाना जाता था, तो माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता था। तो आप ये भी ध्यान रखते चलिएगा। आगे देख लेते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर आप वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा सकते हैं, कितनी बार एग्जाम में पूछे गई है इनकी रचनाएं। हिमक्रीटनी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1943 में हिमक्रीटनी की इन्होंने रचना की। हिमतरंगिणी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हिमतरंगिणी ये भी कितनी बार एग्जाम पूछे गए, 1949 में इसकी रचना की। युग चरण 1956, माता 1951, समर्पण 1956, वेणुलो गूंजे धरा मोस्ट इंपोर्टेंट है 1962, हिंदी प्रचारक 1963, बिजुली काजल आंच रही 1962, मरण ज्वार कविताओं का संकलन संपादन किसने किया, श्रीकांत जोशी ने। यहाँ भी नोट करते चलेगा। तो इनकी रचनाएं भी आप देखते हुए चलेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम माखनलाल चतुर्वेदी के निबंधों की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट है भारती भंडार, प्रयाग, साहित्य देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे, भारतीय ज्ञानपीठ 1960, चिंतक की लाचारी भाषण 1963। अगर हम इनके नाटक की बात करें, कृष्णा अर्जुन युद्ध, प्रकाश पुस्तकालय कानपुर 1918 ईस्वी में क्या हुआ, इसका प्रकाशन हुआ। कहानी की बात करें, वनवासी, कला का अनुवाद, विश्वविद्यालय प्रकाशन गोरखपुर 1954। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। अगर हम इनके अनुवाद की बात करें, इन्होंने अनुवाद किसका किया है, शिशुपाल वध का इन्होंने क्या किया, अनुवाद किया है। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर मैंने नोट लगा के लिखा है, जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट है ज़्यादा ही। अगर हम इनका देखें, इनका संपूर्ण साहित्य माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली 10 खंडों में क्या है, इन्हें संकलित किया गया है। और इनकी कविताएं प्रारंभ में रसिक मित्र पत्रिका में क्या है, छपा करती थी। और ये प्रभात, करमवीर प्रताप नामक पत्र पत्रिकाओं के क्या रहे, संपादक भी रहे। आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि माखनलाल चतुर्वेदी निम्नलिखित में से किसके संपादक रहे हैं या किसके संपादक नहीं रहे। आप ये भी ध्यान रखते चलेंगे। तो प्रभात, करमवीर या प्रताप नामक पत्र पत्रिकाओं के क्या रहे हैं, संपादक भी रहे। आप ये भी नोट करते चलेगा। करमवीर पत्रिका राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत मानी जाती है। यहाँ पर ध्यान रखते चलेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि करमवीर पत्रिका को क्या कहा गया है, राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत भी मानी जाती है। आप ये नोट करते चलेगा। अगर हम देखें, युग चरण में इनकी प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा संकलित है। यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट है पुष्प की अभिलाषा इनकी। और वे किसमें जो प्रसिद्ध किसमें संकलित है, युग चरण में क्या है, संकलित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट लगाकर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर इनकी प्रथम पुस्तक की बात करें, कृष्णा अर्जुन युद्ध 1918 ईस्वी में इनका नाटक है। और हिमक्रीटनी काव्य संग्रह को 1943 ईस्वी में देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर हम जबकि हिमतरंगिणी की बात करें, इनका काव्य संग्रह साहित्य, इसे क्या मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार से 1955 में प्रकाशित, इन्हें क्या मिला, पुरस्कार भी दिया गया। किस पर, हिमतरंगिणी पे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम इसकी बात करें, इन्हें जो देव पुरस्कार दिया गया है वो किस पर मिला गया, हिमक्रीटनी पर दिया गया। और साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला, हिमतरंगिणी पर दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से भी एग्जाम की दृष्टि से। आप ये भी नोट करते ही चलेगा। नेक्स्ट जो हमारे इसमें लेखिका रही है वे रही है सुभद्रा कुमारी चौहान। मोस्ट इंपोर्टेंट है और यहाँ से कितनी बार एग्जाम पूछे जाते हैं इनसे। अभी हाल ही में भी किसी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको काफ़ी देखने को मिल जाते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान से। और ये भी क्या रही है, क्रांतिकारी रही है सुभद्रा कुमारी चौहान। और इन्होंने असहयोग आंदोलन में भी क्या लिया था, इन्होंने भाग लिया था। तो अब ये भी देखते चलेगा। और राजनीति में भी क्या थी, इनकी बेहद रुचि थी। तो अब ये भी नोट करते चलेगा। और 1921 में क्या किया था, इन्होंने असहयोग आंदोलन में भी क्या लिया था, ये प्रथम महिला थी असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली। अभी भी नोट करते हुए चलेगा। अगर हम देखें इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को निहालपुर प्रयाग के क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु बेहद ही दर्दनाक हुई थी। अगर हम इनकी बात करें, इन्होंने मुर्गे के बच्चे को बचाते हुए यानी कि सड़क दुर्घटना में क्या हो गई थी, इनकी अकाल मृत्यु हो गई थी 1948 में। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। अगर हम देखें इनकी राजनीतिक
इसमें क्या थी, इनकी राजनीति में रुचि होने के कारण 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के प्रभाव से कई बार ये जेल भी गई। ये अब नोट करते हुए चलेगा। आगे जितने भी कवि आएंगे जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि रहे हैं, वे कितनी बार जेल में भी गए और उन्होंने आंदोलनों में भी क्या लिया था, हिस्सा लिया था। उनकी रचनाओं में भी आपको क्रांतिकारी रचनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर हम यहाँ पर देखें क्या था, 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव से कई बार क्या गई, जेल भी गई। गणपति चंद्रगुप्त ने इनके बारे में क्या कहा है कि यह राष्ट्रीयता व मानवता के उदात्त स्वर को झंकृत करने वाली क्या है, कवियत्री है। आप ये भी देखते हुए चलेगा। इनकी रचनाओं में आपको वत्सल रस आपको देखने, इसकी प्रधानता आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर हम देखें, इन्हें स्वतंत्रता संग्राम के वसंत की सुमधुर कोकिल कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपको पूछ लेगा स्वतंत्रता संग्राम के वसंत की सुमधुर कोकिल किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, सुभद्रा कुमारी चौहान को कहा जाता है। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। आगे देखते हैं इनकी रचनाएं। इनकी रचनाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी रचनाएं बिखरे मोती 1932, उन्मादिनी 1934, सीधे साधे चित्र 1947, पापी पेट। नेक्स्ट है इनके काव्य संग्रह। काव्य संग्रह की बात करें, इनके काव्य संग्रह हैं त्रिधारा और मुकुल। त्रिधारा की भी रचना इन्होंने किसमें की, 1930 में ही इसकी रचना की। अगर हम इनकी बात करें, 1930 में मुकुल की रचना की और त्रिधारा की रचना भी इन्होंने किसमें की, 1930 में ही की। आप ये भी ध्यान रखते चलेगा। अगर हम इनकी कविताओं की बात करें, इनकी कविताओं को 3 प्रकार की कविताएं इन्होंने लिखी है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी कवियत्री है जिन्होंने तीन प्रकार से कविताएं लिखी। यानी कि इनकी जो कविताएं थी उनमें इन्होंने 3 प्रकार की कविताएं लिखी, जिसमें से पहली थी राष्ट्रीय कविताएं, दूसरी थी घर परिवार से संबंधित कविताएं और प्रकृति परक कविताएं। यानी कि राष्ट्रीय कविताएं, घर परिवार से संबंधित कविताएं और प्रकृति परक कविताएं भी इन्होंने लिखी है। आप ये भी नोट करते हुए चलिएगा। अगर हम आगे देखें, इनकी जो रचनाएं रही राष्ट्रीय, पहले देख लेते हैं इनकी राष्ट्रीय कविताएं। राष्ट्रीय कविताओं में इनकी जो रही है वो कौन कौन सी रही है। राष्ट्रीय कविताओं में इन्होंने क्या लिखा है, तो इन्होंने असहयोग आंदोलन में इन्होंने हिस्सा भी लिया था। मातृ मंदिर, विदा, वीरों का कैसा हो बसंत मोस्ट इंपोर्टेंट है, कितनी बार एग्जाम पूछी गई, वीरों का कैसा हो बसंत। जलियांवाला बाग, झांसी की रानी मोस्ट इंपोर्टेंट है, झांसी की रानी इन्होंने कितनी बार पूछी गई है। सेनानी का स्वागत, स्वदेश के प्रति। अगर हम नेक्स्ट देखें, इनकी जो कविताएं रहे घर परिवार से संबंधित कविताएं, बालिका का परिचय, राखी की चुनौती, इसका रोना, मेरा नया बचपन और राखी, ये क्या रही है, इनके घर परिवार से संबंधित कविताएं रही है। अगर हम नेक्स्ट देखें प्रकृति परक कविताएं, इनकी जो प्रकृति से परक कविताएं रही है उसमें मुरझाया फूल, शिशिर समीज, फूल के प्रति, ये क्या रही है, इनकी प्रकृति परक कविताएं भी रही है। अगर हम देखें, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है। अगर हम इनकी बात करें, इन्हें मुकुल काव्य संग्रह तथा बिखरे मोती कहानी संग्रह पर हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से सैकड़िया पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और ये भी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था कि सुभद्रा कुमारी चौहान को किस रचना पर क्या मिला था, सैकड़िया पुरस्कार दिया गया था। तो मुकुल और बिखरे मोती पर क्या दिया गया था, इन्हें सैकड़िया पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। नेक्स्ट कवि है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा सकते हैं आप, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा सकते हैं, रामधारी सिंह दिनकर। अगर हम रामधारी सिंह दिनकर मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगर हम इनकी बात करें, इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म 1908 ईस्वी में सामरिया ग्राम मुंगेर बिहार में क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। और इन्हें प्रेम वे आग, अनल का कवि, अधैर्य का कवि, आधुनिक दृष्टा का कवि भी इन्हें कहा जाता है। यानी कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहा जाता है, इन्हें प्रेम आग, अनल का कवि, अधैर्य का कवि, आधुनिक दृष्टा का कवि भी इन्हें कहा जाता है। आप ये भी नोट करते ही चलेगा। अगर हम इनकी बात करें, ये क्या थे, 1956 में क्या थे, इन्हें राजभाषा आयोग के सदस्य के रूप में भी ये नियुक्त किए गए। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। और क्या रहे हैं, भारत सरकार में हिंदी सलाहकार भी रहे हुए हैं। और ये भागलपुर विश्वविद्यालय में क्या रहे थे, कुलपति भी रहे हुए। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। अगर हम आगे देखें, इन्हें अज्ञे द्वारा क्या कहा गया है, समय सूर्य की इन्हें क्या दी गई है, अज्ञे द्वारा इन्हें समय सूर्य कहा गया है। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। और इन्हें हिंदी का द्वितीय राष्ट्र कवि, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको एग्जामिनर यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से द्वितीय राष्ट्र कवि कौन माना जाता है, तो रामधारी सिंह दिनकर को द्वितीय राष्ट्र कवि कहा जाता है। अगर हम प्रथम राष्ट्र कवि की बात करें, तो प्रथम राष्ट्र कवि कौन रहे, मैथिली शरण गुप्त रहे। भारत भारती पर महात्मा गांधी द्वारा इन्हें क्या दी गई थी, राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी गई थी। आप ये भी नोट करते ही चलेगा। तो 1912 में क्या की गई थी, भारत भारती की रचना
किसने की थी? मैथिली शरण गुप्त ने की थी। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। अगर हम द्वितीय राष्ट्र कवि की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर को द्वितीय राष्ट्र कवि की संज्ञा भी दी गई है। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ये नोट करते हुए चलेगा। आगे देखते हैं 1956 में इन्हें राजभाषा आयोग के सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया गया। अगर हम यहाँ पर नोट करके लिखा है मैंने, तो अगर हम देखें तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जो हुआ था वो 7 जून 1955 को हुआ था। किसके अध्यक्षता में हुआ था? डॉक्टर BG खरे की अध्यक्षता में क्या हुआ था? प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। अभी भी नोट करते चलेगा, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। वहीं अगर हम देखें 1956 में इनकी जो शिक्षा जगत की सर्वोच्च इन्हें क्या दी गई थी? उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। यानी कि जो शिक्षा जगत की सर्वोच्च उपाधि है वो क्या है? D.Litt है। और इन्हें सन 1947 के बाद ये राज्यसभा के सदस्य भी नियुक्त किए गए और भारत सरकार में हिंदी के सलाहकार भी रहे। ये भी आप पॉइंट नोट करते हुए चलेगा रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें, इनकी रचनाओं में इन्हें D.H. लॉरेंस की 70 कविताओं का हिंदी में इन्होंने क्या किया? अनुवाद किया। किसमें किया? आत्मा की आंखें। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कितनी बार एग्जाम पूछा गया है कि निम्नलिखित में से D.H. लॉरेंस की 70 कविताओं का हिंदी में आत्मा की आंखों से आंखें किसने अनुवाद किया? तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा किया गया। आप ये भी नोट करते ही चलेगा। अगर हम इनकी फुटकर कविताओं की बात करें, इनकी फुटकर कविताएं हैं रेणुका। मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। 1935 में इसकी रचना की और इसमें बौद्ध, अहिंसा, दया, ममता आदि क्या है? द्वंद्व है। द्वंद्व गीत 1940। रसवंती मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर हम रसवंती की बात करें तो रसवंती एक श्रृंगारिक रचना रही है, लेकिन अगर द्वंद्व गीत की बात करें, द्वंद्व गीत में जीवन व जगत के रहस्य को उजागर किया गया। आप ये भी नोट करते चलेगा। अगर हम नेक्स्ट देखें हुंकार, मोस्ट इंपोर्टेंट है हुंकार। इनकी रचना 1940 में इसकी रचना की हुंकार की। अगर हम देखें उर्वशी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। उर्वशी पर इन्हें क्या दिया गया था? अगर हम हुंकार की बात कर ले फ्रेंड्स पहले, इसमें क्या था? इसमें जन जागरण का स्वर दिया गया है और इसमें क्या दिया गया है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट रचना रही है। अगर हम इनकी बात करें उर्वशी, उर्वशी इनका क्या रहा है? 1961 में इसकी रचना की उर्वशी की इन्होंने। और ये कैसा काव्य रहा है? खंड काव्य, गीति नाट्य, श्रृंगार प्रधान काव्य रहा है। और इस पर क्या दिया गया था? इन्हें पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। सन 1972 में इस रचना पर क्या दिया गया था? इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है यहाँ पर कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर क्या दिया गया है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। अगर हम आगे देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं सामधेनी, इनकी रचना रही है 1947 में इसकी रचना की। और स्वाधीनता के यज्ञ में बलि होने के लिए देश के युवाओं का क्या किया गया? आह्वान किया गया है सामधेनी में। आगे देखें, नेक्स्ट है धूम पर धुआं, इतिहास के आंसू। मोस्ट इंपोर्टेंट है परशुराम की प्रतिज्ञा 1963। बापू, सीपी और शंख, हारे को हरिराम। मोस्ट इंपोर्टेंट है हारे को हरिराम। हाहाकार, नीम के पत्ते। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नीम के पत्ते से कितनी बार एग्जाम पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स आप कंफ्यूज नहीं हुआ करें कि अगर हम देखें तो एक अलग अलग कवियों ने एक ही नाम से रचनाएं लिखी है। तो अब हिंदी साहित्य की बात करें तो हिंदी साहित्य में ऐसी रचनाएं आपको देखने को मिल जाती है कि 2 रचनाएं एक ही नाम आपको अलग अलग कवियों ने भी लिखी है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम इनके प्रबंध काव्य की बात करें, रश्मिरथी, मोस्ट इंपोर्टेंट है रश्मिरथी। और इसमें क्या किया गया? 1952 में इसकी रचना की। और इसमें कुंती पुत्र कर्ण की इसमें कथा है। प्राणभंग 1930। कुरुक्षेत्र, इनकी जो रचना रही कुरुक्षेत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट रचना रही है। 1946 में क्या किया है? इसकी रचना की। और कुरुक्षेत्र की बात करें 7 इसमें सर्ग है। और इसमें द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से प्रेरित होकर लिखा गया है, जो युद्ध में शांति की समस्या पर आधारित है। यहाँ से कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित रचनाओं में से ऐसी रचना कौन सी है रामधारी सिंह दिनकर की जिसमें युद्ध में शांति की समस्या पर आधारित रचना रही है? तो कौन सी रही है? कुरुक्षेत्र रही है। इसे आधुनिक काल की गीता भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में कितनी बार ये पूछी गई है, आप ये भी नोट करते चलिएगा। अगर हम नेक्स्ट देखें इनकी गद्य रचनाएं, अगर गद्य रचनाओं में बात करें, दिनकर की डायरी, विवाह की समस्या, संस्कृति के 4 अध्याय। मोस्ट इंपोर्टेंट है संस्कृति के 4 अध्याय। इन्हें क्या मिला है? इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था 1959 में। आप ये भी नोट करते चलेगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी रचना रही है संस्कृति के 4 अध्याय। अगर हम इनके निबंध संग्रह की बात करें, हमारी संस्कृति एकता, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, रेती के फूल, अर्धनारीश्वर चर्चित रही है इनकी, और मिट्टी की ओर। बाल काव्य की बात करें, मिर्च का मजा, भारत की सांस्कृतिक कहानी, चित्तौड़ की धूप छां, सूरज की बातें, ये क्या रही है? इनकी बाल काव्य रचनाएं रही है। आलोचना की बात करें, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य की भूमिका, शुद्ध कविता की खोज 1966, निबंध रहा है इनका पंत प्रसाद और निराला 1958, इनकी रचना रही है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि अगले हमारे वे हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने भाई बहन अपने फ्रेंड्स में। हमने आज की वीडियो में जो कंटेंट लिया है वो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट लिया है और यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। बस मेरा प्रयास यही है कि अगर एक भी बच्चे का मेरी वजह से सिलेक्शन होता है या मेरी वजह से एक भी क्वेश्चन सही होता है, मैं अपना सौभाग्य समझूंगी। तो इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बस मेरा उद्देश्य यही है कि आपका एक भी पॉइंट एग्जाम में ना छूटे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। बाल कृष्ण शर्मा नवीन मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगर हम इनके जन्म की बात करें, इनका जन्म 8 दिसंबर 1997 को इनका जन्म भायना ग्राम ग्वालियर मध्य प्रदेश में क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। अगर हम इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, ए पलक 1951, रश्मि रेखा 1951, उर्मिला 1957, क्वासी इनकी रचना रही है 1952। हम विश्वाई जन्म के मोस्ट इंपोर्टेंट है 1954 में इनकी रचना है। 1964 की रचना है हम विश्वाई जन्म के। आप भी नोट करते हुए चलिएगा। अगर हम आगे देखें, सोहनलाल द्विवेदी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि रहे सोहनलाल द्विवेदी। पंडित सोहनलाल, अगर इनके समय की बात करें 1905 से 1988 इनका क्या रहा है, समय रहा है। आप ये भी नोट करते हुए चलिएगा। पंडित सोहनलाल द्विवेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के अतिशय उदार कवि माने जाते हैं। आप ये भी नोट करते हुए चलिएगा। अगर आगे देखें, अगर हम इनकी बात करें, इन पर महात्मा गांधी और पंडित मदन मोहन मालवीय का अत्यधिक क्या था, प्रभावित थे ये उससे, और इसकी वजह से ये रूस मार्क्सवाद लेकिन आदि का कहते हैं आधारपूर्ण स्मरण क्या करते थे और क्या थे इन पर किस किस का प्रभाव था, गांधी जी का और पंडित मदन मालवीय का। ये कहते हैं अत्यधिक इनसे कहते प्रभावित थे, इसलिए क्या कहा जाता है, इन्हें सांस्कृतिक काव्यधारा का अतिशय उदार कवि भी कहा जाता है। तो आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। और इन्होंने मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं लिखी हैं। इनकी रचनाएं विस्पान, वासवदत्ता, कुणाल, युगाधार, बिगल, चित्रा, चेतना, प्रभाती, बांसुरी, वासंती, भैरवी आदि क्या रही है, इनकी अनेक काव्यधारा संग्रह इनके क्या थे, प्रकाशित थे। तो आप भी नोट करते चलेगा। नेक्स्ट जो हमारे कवि है केदारनाथ मिश्र प्रभात, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ, इनका जन्म 1907 में आरा बिहार में इनका क्या हुआ, इनका जन्म हुआ। तो आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें, केदारनाथ मिश्र की रचनाओं की बात करें, काला पानी मोस्ट इंपोर्टेंट है इनकी रचना। केकई, बैठो मेरे पास, काला दहन, सेतुबंद, कलेजे के टुकड़े, ऋतुम्बरा इनकी क्या रही है, रचनाएं रही है। आप ये भी एक दृष्टि से इन्हें नोट करते चलेगा, एक दृष्टि इन पर डाल सकते हैं। इनकी रचना मोस्ट इंपोर्टेंट रही है काला पानी, सेतुबंद एग्जाम में पूछी गई है। आप ये भी नोट करते चलेगा। अगर इनकी कहानी संग्रह की बात करें, समुद्र के मोती जिसकी रचना इन्होंने 1952 में की। आश्चर्यजनक कहानियाँ इन्होंने 1952 में इनकी रचना की। मूर्खों की कहानियाँ इसकी भी रचना इन्होंने 1952 में की। और क्या है, मूर्खों की कहानियाँ और मनोरंजन कहानियाँ इनकी भी रचना किसमें की, इन्होंने 1952 में ही इनकी रचना की। आप ये भी नोट करते हुए चलेगा। अगर हम आगे देखें, रामदत्त मिश्र मोस्ट इंपोर्टेंट है रामदत्त मिश्र। यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। इनकी रचना है मोस्ट इंपोर्टेंट रचना रही है इनकी पक गई है धूप, कितनी बार एग्जाम में पूछी गई है, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, मेरे प्रिय गीत, बाजार को निकले हैं लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेरंग बनाम चिट्ठियाँ। ये भी इनकी क्या है, इंपोर्टेंट रचनाएं। तो आप ये भी एक नज़र देखते हुए चलिएगा। नेक्स्ट जो कवि रहे हैं उदय शंकर भट्ट। अगर हम उदय शंकर भट्ट की बात करें, इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना रही है राका, एग्जाम में पूछी गई है इनकी रचना। राका 1935, मानसी 1935, युगदीप 1939, अमृत और विश्व 1939, यथार्थ और कल्पना 1950, एक नीड दो पंछी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी पूछी गई है 1956 में इसकी रचना की। नया मोड़ 1956, वह जो मैंने देखा, विक्रमादित्य 1930, मुक्तिपथ 1938, कमला 1936, क्रांतिकारी 1954, नया समाज, ये क्या रही है, इनकी रचनाएं रही है। तो फ्रेंड्स, और भी कवि आते हैं इसके अंतर्गत, जैसे कि जानकी वल्लभ शास्त्री, ये भी किसके अंतर्गत आते हैं, राष्ट्रीय काव्यधारा के अंतर्गत कवि आते हैं। हरि कृष्ण प्रेमी भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो और भी कवि आते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे कि
जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद भी इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि थे वे मैंने आपको करा दिए। अगर हम इनकी बात करें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आज का सेशन था वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है एग्जाम आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो आप इसे नोट करते हुए चलेगा। अगर हमारी वीडियो हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम महत्वपूर्ण क्षयवाद के महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर आपको कराने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की वीडियो आपको कैसे लगी उसके बारे में हमें ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा नहीं लग रहा तो उसके बारे में भी आप हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है हमारा कंटेंट, तो हम उसमें कुछ सुधार करेंगे। इसलिए आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने भाई बहन अपने फ्रेंड्स में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे क्षयवाद से संबंधित। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।